डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। अब हम सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें पारगम्यता या परमेबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी या संपीड्यता और शियर स्ट्रेंथ या विरूपण सामर्थ्य मुख्य होते हैं। हम सबसे पहले पारगम्यता के बारे में, हमारे इस लेक्चर का उद्देश्य है कि हम मृदा में अभियांत्रिकी गुण या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं वो देखें, पारगम्यता की डेफिनेशन समझें, अभियांत्रिकी में पारगम्यता का क्या प्रयोग है, इंजीनियरिंग की किन किन समस्याओं में परमेबिलिटी का प्रयोग होता है, डार्सी का नियम क्या है, अलग अलग तरह के सॉइल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या पारगम्यता गुणांक कितना होता है, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और पारगम्यता ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं, हम इनके बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। मृदा के 3 अभियांत्रिकी गुण होते हैं, पारगम्यता, संपीड्यता और विरूपण, यानी परमेबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ। इसमें से हम परमेबिलिटी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है। पारगम्यता मृदा का वह गुण है जिसके द्वारा मृदा कणों के आपस में जुड़े हुए रंध्रों से जल का प्रवाह हो पाता है या किसी भी द्रव का प्रवाह हो पाता है। Permeability is the property of soil by the virtue of which liquid can flow through interconnecting voids of the soil, यानी आपस में जुड़े हुए रंध्रों से ही प्रवाह होगा। ये रंध्र आपस में, वाइड्स आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे तो फ्लो नहीं हो सकता है। तो पारगम्यता एक्चुअली आपस में जुड़े हुए रंध्रों से होने वाले जल के प्रवाह का अध्ययन है। कहां पे इसका प्रयोग होता है, परमेबिलिटी किन किन घटनाओं को समझने के लिए हमें स्टडी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जो फाउंडेशन बनाते हैं उन फाउंडेशन के रेट ऑफ सेटलमेंट की स्टडी करने के लिए हमें पारगम्यता का ज्ञान होना जरूरी है। सैचुरेटेड सॉइल पे जब लोड आता है तो कंसोलिडेशन होता है और रेट ऑफ कंसोलिडेशन परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इसलिए किसी भी स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में होने वाले सेटलमेंट को समझना है तो हमें परमेबिलिटी को पढ़ना है। बांधों से होने वाले रिसाव या सीपेज की मात्रा के लिए, बांध जब हम बनाते हैं तो बांध में एक और पानी का हेड काफी ज्यादा होता है, दूसरी ओर पानी का हेड काफी कम होता है, तो स्वाभाविक रूप से पानी दूसरे तरफ हेड के कारण जाएगा। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो। पानी का में होने वाला रिसाव सीपेज कहलाएगा। तो सीपेज कितना होगा किसी बांध से, ये ज्ञात करने के लिए, या किसी बांध के अंदर से कितना सीपेज होगा ये ज्ञात करने के लिए हमें पारगम्यता का ज्ञान होना जरूरी है। ढालों के या स्लोप्स की स्टेबिलिटी भी पारगम्यता पर डिपेंड करती है, उसके लिए भी हमें पारगम्यता की स्टडी जरूरी है। जलीय संरचना जो भी हम बनाते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसमें एक उत्थापन बल, एक उछाल बल काम करता है, अपलिफ्ट प्रेशर काम करता है। उसके बारे में, अपलिफ्ट प्रेशर की स्टडी के लिए हमें पारगम्यता का ज्ञान होना आवश्यक है। कुओं में एकत्रित होने वाले जल की मात्रा या कुओं में आने वाले पानी की मात्रा की ज्ञात करने के लिए भी हमें पारगम्यता का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर पानी इकट्ठा हो जाता तो उसके ड्रेनेज के लिए, सॉइल कंस्ट्रक्शन में हमें सही सॉइल की क्वालिटी देखने के लिए, अच्छी मृदा के चयन के लिए भी पारगम्यता के ज्ञान की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे। हमें इससे ये महसूस होता है कि पारगम्यता का ज्ञान हमारे सॉइल मैकेनिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमें
अच्छे से समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसे निर्माण काम होते हैं, कार्य होते हैं जिसमें हमें लो परमेबल सॉइल चाहिए पड़ती है, कम परमेबिलिटी की मृदा की जरूरत होती है। जैसे कि हम अगर कोई बांध बनाते हैं तो उसका जो बीच का हिस्सा होता है, हार्टिंग होती है, उसके लिए हमें लो परमेबिलिटी की सॉइल की जरूरत होती है। ये हमारा एक डैम है, तो इसमें जो बीच का हिस्सा होगा, यहाँ पे हम चाहेंगे कि पानी रिसके, यहाँ से रिसके इस तरफ बांध के थ्रू ना जाए, इसलिए जो ये हार्टिंग बनेगी ये कम पारगम्यता की बनेगी। सीपेज रोकने के लिए हम जो अलग अलग तरह के हिस्से बनाते हैं बांध के, या जो कट ऑफ बाल बनाते हैं, उसकी पारगम्यता बहुत कम होनी चाहिए। नहरों से या तटबंधों से, एम्बैंकमेंट से पानी का किसी भी तरह से रिसाव ना हो, लॉस ना हो, इसके लिए हम जो भी सॉइल यूज करेंगे वो ऐसी हो कि उसकी पारगम्यता बहुत कम हो। नहरों के आधार से वाटर लॉगिंग से बचने के लिए, पानी के नुकसान से बचने के लिए, हम लॉसेस से बचने के लिए हम नहरों में भी लाइनिंग करते हैं, और जिस तरह की लाइनिंग करते हैं वो लो परमेबिलिटी की होती है। इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें हाई परमेबिलिटी की सॉइल की जरूरत पड़ती है। जैसे कहीं पे हमें सेटलमेंट जल्दी पूरा करना है तो वहां पे हमें हाई परमेबिलिटी की सॉइल की जरूरत होगी। हम रेलवे लाइन के लिए या सड़क के लिए अगर एम्बैंकमेंट बना रहे हैं तो वहां से पानी जल्दी रिस जाए, इसके लिए भी जरूरत होगी। हम रेलवे लाइन या सड़क की जो निचली लेयर बनाते हैं वहां चाहते हैं कि पानी कम से कम इकट्ठा हो। हम फिल्टर बनाते हैं, चाहे हम रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर की बात करें, चाहे हम बांधों में बनने वाले टो फिल्टर या ब्लैंकेट फिल्टर की बात करें, वहां पर जो मिट्टी उपयोग होगी वो हाई परमेबिलिटी की उपयोग होगी। पारगम्यता के संबंध में 1856 में डार्सी ने काफी स्टडी की और एक नियम प्रतिपादित किया। संतृप्त मृदा में जल के स्तरीय प्रवाह की स्थिति में इकाई समय, इकाई क्षेत्रफल से बहने वाले जल का वेग जल प्रवणता के समानुपाती होगा। इस नियम में हमें कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। सैचुरेटेड सॉइल में और जल के स्तरीय प्रवाह की स्थिति में, यानी जो हमारी सॉइल है वो सैचुरेटेड है और जो हमारा फ्लो हो रहा है वो लेमिनार है, तो इस कंडीशन में यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया से, सॉइल के यूनिट एरिया से जो हमारे वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगी। ये डार्सी का नियम है। तो बड़ा सिंपल सा है कि संतृप्त मृदा में जल के स्तरीय प्रवाह की स्थिति में प्रति इकाई समय, इकाई क्षेत्रफल से बहने वाले जल का वेग जल प्रवणता के समानुपाती होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो डार्सी के नियम के हिसाब से डार्सी ने हमें बताया कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, जहां I जल प्रवणता या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो इसे हमने इक्वलिटी में बदलने के लिए K से मल्टीप्लाई कर दिया। K एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो V इज इक्वल टू KI हो गया। हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा है, हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से जो हमारा V इंटू A है ये डिस्चार्ज के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू KIA। इस तरह से अब हम ये लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू KIA। अब हम इसका यूज
ज्यादा करेंगे। तो इस तरह से हमारा डार्सी का नियम है। अगर हम K को निकालना चाहते हैं, K का मान निकालना चाहते हैं, तो K इज इक्वल टू V/I हो जाएगा। यूनिट की बात करें K के यूनिट की, तो V का यूनिट मिलीमीटर पर सेकंड होगा, I का इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस है, तो K का यूनिट भी हमारा मिलीमीटर पर सेकंड या वेलोसिटी का यूनिट ही होगा। तो जनरली हम K का यूनिट मिलीमीटर पर सेकंड लेते हैं। इसे कई बार दिखाने के लिए, व्यवस्थित रूप से दिखाने के लिए हम डे, मिलीमीटर पर डे में भी प्रदर्शित कर देते हैं। जल प्रवणता आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इकाई लंबाई में होने वाले शीर्ष की हानि को जल प्रवणता कहते हैं। लॉसेस ऑफ हेड इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। पारगम्यता गुणांक, किस तरह की मृदा के पारगम्यता गुणांक कितना होता है? तो जो हमारी क्लीन ग्रेवल होगा, स्वच्छ बजरी होगी, उसकी पारगम्यता 10 मिलीमीटर पर सेकंड से 100 मिलीमीटर पर सेकंड तक होती है। ये बहुत अच्छी मानी जाती है। जो हमारी कोर्स सैंड या मीडियम सैंड होती है, हमने क्लासिफिकेशन में इनका मीनिंग समझ लिया है, उसकी परमियाबिलिटी 10⁻⁻² से 10 मिलीमीटर पर सेकंड तक होती है और इससे अच्छी पारगम्यता डिजिग्नेट किया जाता है। जो फाइन सैंड होती है या सिल्ट होती है, उसकी परमियाबिलिटी 10⁻⁻4 से 10⁻⁻2 मिलीमीटर पर सेकंड और ये मीडियम परमियाबिलिटी कहलाएगी। डेंस सिल्ट या सिल्टी क्ले, इसकी पारगम्यता 10⁻⁻4 से 10⁻⁻6 तक होती है और ये लो परमिएबिलिटी कहलाती है। और क्ले या सिल्टी क्ले हो तो 10⁻⁸ मिलीमीटर पर सेकंड से 10⁻⁶ मिलीमीटर पर सेकंड, ये बहुत कम पारगम्यता कहलाती है। 10⁻⁸ mm पर सेकंड से कम पारगम्यता इम्परवियस सॉइल कहलाने लगती है, इम्परमेबल सॉइल कहलाने लगती है। तो जिन मृदाओं की पारगम्यता गुणांक 10⁻⁸ मिलीमीटर पर सेकंड से कम होती है, वो अपारगम्य मृदा या इम्परमेबल सॉइल कहलाएंगी। जिन मृदाओं की पारगम्यता 10⁻³ मिलीमीटर पर सेकंड से 10⁻⁵ मिलीमीटर पर सेकंड होती है, वो सेमी परमेबल सॉइल या अर्धपारगम्य सॉइल कहलाएंगी। और जिन मृदाओं की पारगम्यता 10⁻³ मिलीमीटर सेकंड से अधिक होती है, वो परमेबल सॉइल या पारगम्य मृदाएं कहलाएंगी। के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।